नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस को, फंडामेंटल्स को समझेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी के नाम से ये तो पता चलता है कंपनी केमिकल में काम करती है। केमिकल में भी स्पेशली एग्री बिजनेस पर फोकस है। क्रॉप प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फ्यूमिगेंट्स एंड रोडेंटिसाइड्स, फार्मर सेफ्टी, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स, एनिमल न्यूट्रिशन, इन सब सेगमेंट पर आपको फोकस दिखाई पड़ता है। अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सुमितोमो केमिकल इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हमें इसके पेरेंट ग्रुप को समझना पड़ेगा। अपने आप में सुमितोमो ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जापानीज ग्रुप है, 16वीं सेंचुरी से काम कर रहा है, 400 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस वर्ल्ड में। इंडिपेंडेंट लिस्टेड आपको कई कंपनीज दिखाई पड़ेगी ग्लोबल मार्केट्स में, इंडिया में तो सिर्फ यही एक है। और ये पूरा सुमितोमो ग्रुप, उसके अंडर एक कंपनी आती है सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड, जापान की SCC, जो कि 1913 में फाउंड हुई थी। रिसर्च ड्रिवन डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। 5 सेक्टर पर फोकस है: पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, IT रिलेटेड केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ एंड क्रॉप साइंसेज सेक्टर पर फोकस दिखाई पड़ता है। SCC 12,600 से ज्यादा पेटेंट होल्ड करता है, जिसमें से 34% हेल्थ एंड क्रॉप साइंस है। तो ये SCC की एक और कंपनी है जो कि है SCIL, यानी कि हमारी सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो पेरेंट ग्रुप है वो है सुमितोमो केमिकल कंपनी, उसका पेरेंट ग्रुप है ओवरऑल सुमितोमो ग्रुप। तो ये आपका फंडा क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुमितोमो केमिकल इंडिया के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। इसकी जर्नी के बारे में बात करें, 2000 में यहां पर इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, बिजनेस करना शुरू कर दिया था। फेज था यहां पर एक्सप्लोरेशन फेज। 2000 से करके 2010 तक कंपनी ने मार्केट को समझा, इंडिया में क्या जरूरत है ये समझा, इंडिया की नीड को समझा और एग्रेसिव ग्रोथ फेज की शुरुआत हो गई 2011 से करके 2021। इन 10 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। स्पेशली जो एक्विजिशन हुआ था एक्सेल क्रॉप केयर का, यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था और कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट भी हुआ और ये मर्जर हमें कंप्लीट होता हुआ भी नजर आता है। तो ओवरऑल इसे आप देख सकते हैं कैसी जर्नी रही है। 10 सालों तक कंपनी ने सिर्फ एक्सप्लोर किया, जानकारी प्राप्त की और एग्रेसिव ग्रोथ की शुरुआत हमें 2011 के बाद होती हुई भी नजर आती है। FY11 से करके FY21 तक हमें 13 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है। शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, बहुत ही अच्छी बात है। लिस्टेड तो फिलहाल ही हुई है, लेकिन अपने आप में कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आती है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 10+ टेक्निकल एक्टिव्स है, 14,000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स, 200 से ज्यादा ब्रांड है, 25+ पेटेंट्स है और 200+ रजिस्ट्रेशन हमें दिखाई पड़ते हैं। 1,500+ एम्प्लॉयज है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नेम को हम यहां पर अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कौन से कैटेगरी में काम होता है, उसका यूज कहां पर होता है, यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। हर्बिसाइड जो कि टी गार्डन्स में नॉन क्रॉप में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड जो कि कॉटन सोयाबीन में यूज होता है, वेजिटेबल्स में भी इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, फंगिसाइड जो कि वीट सोयाबीन चिली में यूज होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि PGR सिट्रस फ्रूट्स में यूज होता है, फ्यूमिगेंट जो कि वेयर हाउसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड पैडी बीन्स ग्राम में यूज होता है, एनिमल न्यूट्रिशन जो कि पोल्ट्री में ऑफ कोर्स यूज होता है। तो ओवरऑल आपको प्रोडक्ट कैटेगरी भी काफी वाइड दिखाई पड़ती है। कंपनी के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो वाइड रेंज ऑफ जेनेरिक्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ये तो हमने देख लिया। मोर देन 1,400+ रिलेशनशिप मैनेजर्स, 1 मिलियन+ फार्मर्स तक ये कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 100 ब्रांड्स कवरिंग मैक्सिमम ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्ट सेगमेंट्स, जितना भी यहां पर काम हो सकता है एग्री बिजनेस में मैक्सिमम रीच रखने की कंपनी कोशिश करती है। 14,000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 40,000+ डीलर्स है, 60 डेपोज है। तो ऑफकोर्स ये ब्रांड विजिबिलिटी हेल्प करती है, ब्रांड यहां पर रीच होता हुआ नजर आता है, ब्रांड एक्सपांड होता हुआ नजर आता है। 500 से ज्यादा क्वालिफाइड एंड स्किल मैनेजर्स इन सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, 20+ मेगा ब्रांड्स विद हाई ब्रांड रिकॉल, बहुत ही अच्छी बात है। हेल्दी जोग्राफिकल ब्रांड कवरेज थ्रू आउट इंडिया दिखाई पड़ता है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्टिमम यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया विद इंक्रीज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, कंपनी को कुछ अवार्ड भी मिला था कि कंपनी ने फार्मर से कुछ डिजिटली बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया, इसका एक अवार्ड भी
भी मिला है कंपनी को। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है उसका भी अच्छा फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्वार्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर वाईवाई बेसिस पे आपको रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ नजर आया। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 23% की बढ़ोतरी है, अच्छी बात है। और मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, 35.1% से बढ़कर 36.2% होता हुआ नजर आता है। एबिटा के बारे में बात करें तो 72% की शानदार ग्रोथ है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 9.3 से 13.4%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 136% की शानदार ग्रोथ है, जिसका मेन रीजन है इसका मार्जिन बहुत ही सुधर गया है, 5.1% से बढ़कर 10.1% होता हुआ नजर आया। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नंबर सुधर नहीं वाले हैं, सबको पता है, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं गया था। तो पूरे साल के बारे में चर्चा करें तो पूरे साल में रेवेन्यू 9% बढ़ गई है, ग्रॉस प्रॉफिट 21% और मार्जिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है, 33.7 से बढ़कर 37.4% हो चुका है। एबिटा के बारे में बात करें तो 46% की ग्रोथ है, 13.7% का मार्जिन था जो कि बढ़कर हमें 18.4% होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 69% की ग्रोथ है और मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, 8.4 से बढ़कर 13.1% होता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्ट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंसेक्टिसाइड से आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 45% का। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वहां से आता है 11% का, हर्बिसाइड से 19% का, मेटल फॉस्फाइड से आता है 7% का, फंगिसाइड से आता है 11% का। A&D एंड EHD का मैं मतलब समझा दूं, एनिमल न्यूट्रिशनल डिवीजन, और EHD का मतलब है एनवायरमेंटल हेल्थ डिवीजन, तो वहां से 7% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। ज्योग्राफिकल ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डोमेस्टिक बिजनेस 83% का है और जापान में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया, साउथ अमेरिका और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बिजनेस दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑफ कोर्स फोकस आपको ज्यादातर इंडिया में होता हुआ नजर आता है। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो जेनेरिक जो है सबसे ज्यादा है, 68% का है, स्पेशलिटी 32% होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक चेंज देखने को मिला है FY21 में, यहाँ पर स्पेशलिटी का जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, 29% से बढ़कर 32% होता हुआ नजर आया। बल्क एंड ब्रांडेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं पड़ता है, 82% ब्रांडेड है और 18% हमें बल्क दिखाई पड़ता है। एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर तो सेम है, 35% ब्रांडेड और 65% बल्क यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। कैपेक्स प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखाई पड़ता है, कंपनी क्या सोच रही है, आगे क्या करना है। रेगुलर कैपेक्स के बारे में बात करें तो 70 से 75 करोड़ पर एनम है, जहां पर कैपेक्स को मेंटेन किया जाता है, कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट करना होता है, जो एफिशिएंसी है उसे इंप्रूव करने के लिए इतना खर्चा ये साल दर साल करती रहती है। लेकिन जो एडिशनल कैपेक्स है 1-2 साल में 100 से 110 करोड़ का खर्चा करने वाले हैं 5 नए प्रोडक्ट के लिए। SCIL अपने पेरेंट कंपनी SCC जापान के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, 5 प्रोडक्ट्स वो बनाना शुरू कर दिया है, अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि वो SCC को सप्लाई करने वाले हैं। जो टारगेट किया जा रहा है कमर्शियलाइजेशन ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स ये टारगेट किया जा रहा है, अच्छी बात है। रेवेन्यू पोटेंशियल के बारे में बात करें तो जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उससे पर एनम 200 करोड़ से 250 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। और जो मार्जिन एस्टिमेट किए जा रहे हैं, फिलहाल जो सिमिलर प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं ओवरऑल कंपनी के, जो मार्जिन्स चलते हुए नजर आते हैं, सिमिलर मार्जिन्स हमें इसमें भी दिखाई पड़ेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स है 5 प्रोडक्ट्स, उसकी ग्लोबल डिमांड भी ग्रोइंग दिखाई पड़ती है, तो आगे मीडियम से लॉन्ग टर्म में एडिशनल प्रोडक्ट्स यहां पर ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर भी काम होता हुआ नजर आता है। सेवरल ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स के लिए, यह भी पॉजिटिव बात बनकर आती है। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात करें तो 20 एकड़ की जमीन भावनगर साइड में ऐड कर ली है और 50 एकड़ की जमीन दहेज में हमें दिखाई पड़ती है, तो ओवरऑल सिचुएशन आपको एक्सपेंशन की भी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ती है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, फिलहाल तो यहां पर आपको सिचुएशन पता ही है, कोविड-19 की वजह से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे ही दिखाई देंगे, लेकिन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। आप देख पाएंगे लगातार रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आया, FY18 से करके FY21 में 11% का CAGR रहा है। एबिटा के बारे में बात करें तो 31% का, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिन सुधरना, मार्जिन भी सुधर गया है,
11.3% था, जो कि स्लोली ग्रो होकर FY21 में 18.4% होता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 34% हमें यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आता है। CAGR बेसिस है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेटवर्थ 17% से CAGR से बढ़ता हुआ नजर आया। ROCE के बारे में बात करें तो 45.5% का शानदार ROCE हमें दिखाई पड़ता है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लगातार कम होता जा रहा है। उसका मतलब है कंपनी एफिशिएंटली काम करती जा रही है और कंपनी पर कोई कर्जा भी नहीं है। यह भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 75% की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 17.59% की होल्डिंग है। DIS के पास 6.29%, FIS की होल्डिंग कम है 1.12% की दिखाई पड़ती है और यहां पर कोई प्लेज प्रमोटर की समस्या आपको दिखाई नहीं पड़ती। स्टॉक के बारे में बात करें तो सुमितोमो का लास्ट ट्रेड प्राइस है 363, जो कि हमें 13% ऊपर दिखाई दिया। आज ही रिजल्ट्स मार्केट को रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे लगे और शानदार तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.22 का डिविडेंड यील्ड है, 39.95 यानी कि 40 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि सुमितोमो का 52 पी रेशियो चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 11.77 का प्राइस टू बुक रेशियो है। कंपनी को पीयर कंपनीज के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें सबसे पहले तो पीई रेशियो 52 है, बेयर क्रॉप साइंस का 48 है, पीआई इंडस्ट्री का 56 है, यूपीएल का 290 दिखाई पड़ता है, बीएसएफ का 19 है, रैलिस इंडिया का 26 है, भारत रसायन का 36 दिखाई पड़ता है, धानु का एग्रीटेक का 20 दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल पीयर कंपनीज के साथ है। कुछ कंपनीज से महंगा है लेकिन यहां पर ज्यादा महंगा दिखाई नहीं पड़ता। पीआई इंडस्ट्री, बेयर क्रॉप साइंस, उन्हीं के साथ हमें यह चलता हुआ नजर आता है। ROE ROC परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिसेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई पड़ता है। पीयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखाई पड़ता है, हालांकि भारत रसायन का इससे भी ज्यादा हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है लिस्टिंग फिलहाल ही हुई है और उसके बाद आपको शानदार तेजी देखने को मिली, फिर तो मार्केट में क्रैश हो गया, फिर रिकवरी आई थी और स्टॉक हमें कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आया और फिलहाल ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। आज हमें वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे शानदार वॉल्यूम में आज हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 330 के आसपास का लेवल, ये हमें टूटता हुआ नजर आया वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर इसका जो रेंज है शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो फंडामेंटली स्पीकिंग कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है और जैसे हम सभी को पता है इनका जो फोकस दिखाई पड़ता है इंडिया में ग्रो होने का है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बिजनेस चल रहा है लेकिन इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड है तो यहां पर वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने कंपनी सेटअप कर ली 2000 के साल में और फिलहाल ये एग्रेसिवली ग्रोथ में चल रही है। 2011 से करके ग्रोथ फेज में चल रही है और लिस्टिंग तो इसकी फिलहाल ही हुई है लेकिन उसके बाद भी कंपनी लगातार हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। तकरीबन 1 साल पहले कंपनी को मैंने एनालाइज किया था, वीडियो भी बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कंपनी अच्छी दिखाई पड़ती है लेकिन थोड़ा सा यहां पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। कोविड की सिचुएशन में कंपनी कैसे बिजनेस कर पा रही है यह देखना चाहिए और वैल्यूएशन के बारे में मैंने अपना कंसर्न जताया था कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार की अर्निंग्स आती जा रही है उस प्रकार से वैल्यूएशन यहां पर एडजस्ट हो गए हैं। पी रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर मेरा मानना है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग टर्म में आपको यह मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। स्टडी एक बार करना होता है, फंडामेंटली एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। स्टॉक कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, 6-8 महीने कंपनी पर नजर बनाकर रखिए, 1-2 क्वार्टर देख लीजिए कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बार बार आपको फंडामेंटली एनालाइज नहीं करना पड़ता, फिर हर एक गिरावट पर सिर्फ खरीदारी करना रह जाता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से अगर खरीदारी के बारे में बात करें तो फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बाय चांस अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 350 के आसपास नजर आता है तो वहां से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ एक महीनों का रेंज ब्रेकआउट टूटता हुआ नजर आया तो वापस गिरावट बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके चांसेस कम दिखाई पड़ते हैं। जबकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल रहा है तो यहां पर ज्यादा गिरावट इसके बाद देखने को मिलेगी, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 345 से करके 355 की रेंज में नजर आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।